दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट लेने वाले हैं। आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से दीजिए। यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए किस टाइप से प्रश्न सीटेट एग्जाम में उच्च प्राथमिक स्तर विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे, फिर सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे और फिर भाषा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। या बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। या बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। या बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। इस कथन से दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती अवश्य सहमत होंगे। तो यहां पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास के किस आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए विकास के किस आयाम के तहत। तो देखिए दोस्तों, विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मनोसामाजिक। व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें किसके रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें जेंडर भूमिकाएं के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। यहां पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। क्या यह सही है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यह गलत है। निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में दोस्तों पाठ्यक्रम अनुकूलन एक सतत गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों के लिए शैक्षिक मानक भिन्न होते हैं और विविध क्षमताओं वाले सभी बच्चों को एक ही कक्षा में अधिगम प्रक्रिया कराना तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर अभिकथन ए और कारण आर दोनों गलत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते
हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों की संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन होते हैं? एक होता है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसका समय 0 से 2 वर्ष है या जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष है इसका समय। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष है इसका समय। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष है इसका समय। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? आप लोग बताइए किस रूप में देखते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो ये प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, छात्र का यह प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जल्दी से बताइए। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ठीक है, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण प्रस्तुत करना यह प्रभावी रणनीति है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना यह भी है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना यह भी प्रभावी रणनीति है। एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना ये गलत है। तो यहाँ पर 1 2 3 तीनों आपका सही है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? जल्दी से बताइए, किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो याद रखिएगा, पारस्परिक अध्यापन में। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पारस्परिक अध्यापन विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। इसमें छात्र शिक्षक बनते हैं और चर्चा का नेतृत्व करते हैं, और यह छात्रों को उनके बीच अंतःक्रिया के माध्यम से सीखने में सहायता करता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिसंज्ञान। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिसंज्ञान दोस्तों संरचना, अधिसंज्ञान संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करती है। जब विद्यार्थी स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो इसे अधिसंज्ञान कहा जाता है।
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत का प्रस्ताव है कि, क्या है बताइए? हार्वर्ड गार्डनर के बहुभुज सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बुद्धि समय के साथ बदलती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए, भय और तनाव वातावरण बनाना, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। भय और तनाव वातावरण बनाना, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है, ये बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, केवल बाहरी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण अभिकथन है, लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण आर, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। सही विकल्प चुने। यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, तो यह तो आपका सही है, वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। और यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है, यह भी आपका सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है अभिकथन ए की। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है, यह वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। और यहाँ पर अभिकथन ए आपका बिल्कुल सही है। और भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है, कारण भी यहाँ पर सही है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। देखिए दोस्तों, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है, ये सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नैदानिक आकलन का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान करें। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पियाजे को मानता है ले वाइगोस्की को मानता है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है।
लेव वाइगोत्स्की निजी वाक्य को स्वविनिमित में प्रभावी मानता है? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक्य को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं और लेव वाइगोत्स्की निजी वाक्य को स्वविनियमन में प्रभावी मानते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास और लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है, अन्य सभी शामिल हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए चारों में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के बारे में, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज के अवसर मिलते हैं। क्या प्रत्येक बच्चे को मिलते हैं? तो सबको नहीं मिल पाता है दोस्तों, इसलिए यह अभिकथन आपका गलत हो जाएगा। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, सार्वभौमिक नहीं है। हर बच्चे का बचपन अलग अलग हो सकता है, तो यह भी आपका गलत है। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? आप लोग बताइए, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा कौन सा उदाहरण देता है? तो देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? यह प्रश्न विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? जो ऑप्शन आपके सामने है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देखिए दोस्तों, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को ब्रेल का उपयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? देखिए दोस्तों, एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, यह सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। अभिकथन ए, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या यह सही है? यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। यह भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण आर, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं
तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों सही है दोस्तों, अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही दिया गया है और व्याख्या भी सही है। यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? आप लोग बताइए, कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर या बच्चों की कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है, अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। राइट आंसर क्या होगा? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, तो सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम्ब मयूर शर्मण ने स्थापित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कदम्ब मयूर शर्मण ने कौन सा राज्य स्थापित किया था? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य स्थापित किया था। कदम्ब मयूर शर्मण द्वारा कर्नाटक राज्य स्थापित किया गया था। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ये गलत है। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ये भी गलत है। सभी के अपने चांद नहीं होते हैं, जैसे कि बुध और शुक्र का कोई भी चांद नहीं है। तो यहाँ पर केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है, क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। याद रखिएगा, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण। पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है आतपन। अगला प्रश्न है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो वैध विकल्प यहाँ पर ए और सी है। यहाँ पर केवल ए और सी वैध है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घासीदास। मध्य भारत में घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं? जल्दी से बताइए किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, स्थानीय पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं, इसे याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। स्थानीय पौने दोस्तों तापमान एवं वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और बहुत छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा?
ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना सही होगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान की कोणीय दूरी दोस्तों जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं जो कुल 360 डिग्री हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी 111.32 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है, जल्दी से बताइए। शैल चक्र का सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, अवसादी शैल, कायांतरित शैल और मैग्मा। दूसरा ऑप्शन राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवसादी शैल, कायांतरित शैल, मैग्मा, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न का सुमेल कीजिए, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर सुमेलित करना है। चलिए सुमेल करते हैं। आहत सिक्के, आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए, इससे आप मिलान करेंगे। उत्तरी काले चमकीले पात्र को आप लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र से मिलाएंगे। एम्फोरा को आप मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन से मिलाएंगे। एरेटिन वेयर को मुहर लगे चमकदार बर्तन से मिलाएंगे। तो इस तरह से यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए होते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन है। एम्फोरा लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र होता है तथा एरेटिन वेयर मुहर लगे चमकदार बर्तन होते हैं। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथनों ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यह भी आपका सही है। लेकिन दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहां पर दोनों कथन ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। बिल्कुल सही है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यह भी सही है। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। ये गलत है दोस्तों, 1880 नहीं, 1878 में सरकार का समर्थन करने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 1878। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ। यह भी सही है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। घास के मैदान के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। घास के मैदानों के बारे में यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही है। प्रेरित में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। यह भी आपका सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है। सही है। वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेरित दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ये गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है, मतलब ए बी सी आपका सही है, केवल ए बी सी। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्स दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां पर है? यहाँ पर उत्तरी लिखा गया है जो कि गलत है, दक्षिणी गोलार्ध में है, जबकि प्रेरिज उत्तरी गोलार्ध में है। प्रेरिज कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार
सभा का सदस्य कौन हो सकता था? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, बिल्कुल हो सकता था। उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, ये गलत है। 35 से 70 होनी चाहिए, 25 से नहीं। 25 और 70 के बीच, ये गलत है। 35 से 70 होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए, यह भी सही है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी सही है। तो केवल ए सी डी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केवल ए, सी और डी। एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, असमानता। असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? कृषि पद्धति और वर्णन यहाँ पर दिया गया है। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, यह भी सही है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ये गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस कृषि में पहले वन की भूमि को जलाकर साफ कर लिया जाता है और इस भूमि की राख में मोटे अनाजों को बो दिया जाता है। इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती हैं और फिर भूमि की उर्वरता कम होने पर दूसरी जगह वनों को जलाकर साफ कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसकी बात की गई है। तो ये चलवासी पशुचारण कृषि के लिए है। चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, सही है। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर मिलान करना है। गृहपति को किससे मिलाएंगे? स्वतंत्र कृषक से मिलाएंगे। श्रेणी को शिल्पकार से मिलाएंगे। अधिमयी को भूमिहीन मजदूर से मिलाएंगे। अरिका मेडू को तटीय निवास से मिलाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे, ध्यान रखिएगा। गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे। श्रेणी शिल्पकारों को कहा जाता था, ठीक है। अधिमयी भूमिहीन मजदूर तथा अरिका मेडू तटीय निवास होता था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आप लोग बताइए, किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है? इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, सही है। इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, ये गलत है। इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। साझी संपत्ति संसाधनों को सामान्यतः सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। इस प्रकार के संसाधनों पर सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है। और साझी संपत्ति दोस्तों संसाधनों पर सरकार का और समुदायों को स्वामित्व होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी, बिल्कुल सही है। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था, ये गलत है। 18वीं शताब्दी में कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना
लगातार कठिन होता गया, यह भी सही है। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, तो यह भी सही है। यहाँ पर ए सी डी, केवल ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेरेज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। प्रेरिज को दुनिया का अन्न भंडार कहा जाता है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया, यह दोस्तों गलत है। यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका अधिशेष उत्पादक देश नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण पूर्व के उच्च पठार में मुलायम घास का क्षेत्र वेड से स्थित है। यहाँ की मुख्य फसल मक्का है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, किसके कारण? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। राइट आंसर हो जाएगा संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको यह बताना है। निम्न श्रेणी तथा स्कूल एवं महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंकों की क्षतिपूर्ति हेतु क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे, क्या यह सही है? तो देखिए दोस्तों, यह सही नहीं है। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वोट बैंक के रूप में राजनीतिक समर्थन तथा रैली के लिए लोगों को तुष्ट करने हेतु, ये गलत है, तो केवल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए तथा आर को पढ़ें। अभिकथन ए, औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ, तो यह बिल्कुल सही है। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूर्वपाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है? ऑप्शन है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, यह भी सही है। विभिन्न प्रकार की चीजों से कपड़े बुने जाते थे, यह भी सही है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया, ये गलत है। केवल 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांव में भट्टियां अनुपयोगित हो गई, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है ये। लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी, तो यह भी आपका सही है। यहाँ पर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गई, क्यों? क्योंकि लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था जिसने उनकी आय कम कर दी थी, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है और
वार्ड पार्षद होता है, सचिव नहीं होता। तो यहाँ पर केवल ए बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो देखिए दोस्तों, समय होगा 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। क्या हो जाएगा? 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। 0 डिग्री देशांतर और 60 डिग्री देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिम में समय हर मेरिडियन को पार करने में 4 मिनट पीछे होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और पूर्व में क्या होता है? 4 मिनट आगे होता है। तो पीछे का समय 60 गुणे 4 कर देंगे तो 240 मिनट। 240 मिनट में 60 से भाग कर देंगे 60 मिनट से, तो ये 4 घंटे हो जाएगा। तो समय ग्रीनविच से 4 घंटे पीछे रहेगा, तो 60 डिग्री पश्चिम में समय कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 पूर्वाह्न मतलब AM होगा। ठीक है, और पूर्व में ग्रीनविच के समय से 4 घंटे आगे रहेगा। 4 घंटे जो है पूर्व में क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा, पश्चिम में पीछे हो जाएगा 4 घंटे। तो ग्रीनविच के 60 डिग्री पूर्व में समय कितना हो जाएगा? 5 अपराह्न हो जाएगा। तो जब ग्रीनविच पर 1 अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न का समय होगा। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कथन ए, योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी, रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। योगात्मक आकलन का तात्पर्य सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशलों के बारे में निर्णय देना है। इस आकलन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण और प्रोन्नत है, और रचनात्मक आकलन शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया में लगातार सुधार लाना है। तो यहाँ पर दोनों गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। ये दोस्तों आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। कथन की जांच कीजिए। यह भी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ब्राजील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद बताइए। ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? यह भी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देता है। तो केवल ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। देखिए दोस्तों, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिलान करें। विवरण चार्ट, विवरण चार्ट को आप किससे मिलाएंगे? इसको आप ऐतिहासिक विकास से मिलाएंगे। और संबंध चार्ट को किससे मिलाएंगे? कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है, इससे आप मिलाएंगे। फ्लो चार्ट को आप एक प्रक्रिया के चरण से मिलाएंगे,
सारणीकरण चार्ट को आप किससे मिलाएंगे? तालिका के रूप में डेटा से मिलाएंगे। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विवरण चार्ट ऐतिहासिक विकास से संबंधित है, इसे ध्यान रखिएगा। विवरण चार्ट किससे संबंधित है? ऐतिहासिक विकास से। संबंध चार्ट कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। फ्लो चार्ट दोस्तों एक प्रक्रिया के चरण तथा सारणीकरण चार्ट तालिका के रूप में डेटा को दर्शाता है। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है, क्या दर्शाती है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग जल्दी से बताइए। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत, केवल ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, यह भी आपका सही है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत संकुचित है, यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए किस कौशल को जांचना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल को जांचना चाहता है, साथ में अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को जांचना चाहता है। तो केवल सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, सही है। परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास, यह भी सही है। परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं, यह गलत है। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच विवाद। यहाँ पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, तो यह बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का उपयोग किया जा सकता है, यह भी सही है। तो ए और बी दोनों यहाँ पर सही है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? कमेंट में जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था, क्या उपार्जित करना था? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सहभागिता द्वारा शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सांस्कृतिक एकरूपता गलत, धार्मिक व्यवस्था, ये भी आपका गलत। तो यहाँ पर ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पंचायती राज संस्थानों की स्थापना के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सहभागिता द्वारा शासन सही है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह भी आपका सही है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? आप लोग बताइए। इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, सही है। भारत का आर्थिक विकास मिडिल स्कूल के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, यह भी उपयुक्त है, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ पर केवल ए और सी आपका उपयुक्त है। मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए या शिक्षार्थियों के लिए केवल ए और सी विकल्प आपका उपयुक्त है। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? आप लोग बताइए। अनुशासन के भाव का विकास करके, बिल्कुल कर सकता है। स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, यह भी कर सकता है। विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, कक्षा स्कूल में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। तो यहाँ पर 1, 3, 4 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। 1 2 4, यहाँ पर 1 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। जटिल से सामान्य ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त ए सी डी है, केवल ए सी डी। शिक्षण विधियां, कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त हैं? तो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? आप लोग बताइए, द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? देखिए दोस्तों, ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से तात्पर्य ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? देखिए दोस्तों, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ये आलोचनात्मक प्रश्न या अन्वेषणात्मक प्रश्न की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या सूर्य एक तारा है, क्यों? ये प्रश्न आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है या अन्वेषणात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है। और उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, यह भी अन्वेषणात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है। पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच स्थित है? यह अन्वेषणात्मक प्रश्न की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्यों? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, क्यों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए। राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। तो देखिए दोस्तों, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन आपको बताना है। तो कौन सा गलत है, जल्दी से देखिए, बताइए। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये गलत है दोस्तों, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? तो देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म था। यहाँ पर ईसाई धर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी, बिल्कुल सही है। 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, ये सही नहीं है दोस्तों। सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट ने सीमित मताधिकार प्रदान किया था, ना कि सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया था। तो यहाँ पर केवल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्यों? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें कौन सा सही है आपको यह बताना है। यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है, क्या यह सही है? तो यह गलत है।
यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है, यह भी गलत है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है, यह भी गलत है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है, बिल्कुल सही है। सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है और यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। दोनों यहाँ पर सही है, डी और ई। तो केवल डी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। यह बिल्कुल सही है। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकता है, तो पहला आपका सही है। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। तो यह भी सही है, संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकता है। जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये गलत है। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई है, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। यह भी मूल्यांकन पक्ष को नहीं आंकता है संज्ञानात्मक क्षमताओं के। तो यहाँ पर केवल ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है। उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य के 5 ई उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो देखिए दोस्तों, संलग्न करना सबसे पहले प्रयास करेगी। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संलग्न करना। एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझे। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत, प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अध्ययन यात्रा यह प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी चीजों से निपटने में सक्षम नहीं है, यह क्या दर्शाती है? तो देखिए दोस्तों, यह रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है। नेक्स्ट है, एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, अवलोकन कौशल को विकसित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चों को इसमें समझ सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? आप लोग बताइए क्या करना चाहिए? क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक एवं लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है, क्योंकि वह प्रचलित संस्कृति में कुछ नया जोड़ती है तथा कुछ पुरानी चीजों को घटाती है या उनका स्वरूप बदलती है। चूंकि कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इसलिए शिक्षा सबसे पहले नए युग के लिए नई संस्कृति विकसित करने का काम करती है। वह समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों को जारी रखने के पहले उनके औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा भी देती है। सांस्कृतिक कर्म के रूप में शिक्षा को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति ना तो एकाकी होती है, ना उसे बाहरी प्रभाव से रोका जा सकता है और ना उसका प्रभाव दूसरे समाज पर पड़ने से बचाया जा सकता है। संस्कृति अपने स्वभाव में आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यह हमेशा प्रगतिशील और ग्रहणशील है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देखेंगे।
संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, तो यहां पर चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गद्यांश के आधार पर। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो देखिए दोस्तों, आदान प्रदान ये अन्य सभी से, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति, सांस्कृतिक कर्म, इन सब से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इस समूह में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, आदान प्रदान, इसलिए अन्य से भिन्न है। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है, तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक, सामाजिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, समाज धन इक, ठीक है, तो इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से आशय क्या है? देखिए दोस्तों, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? आप लोग बताइए कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तथा देखिए दोस्तों, ये कारक चिन्ह नहीं है, के लिए, की, से, ये सब कारक चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों? शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों? तो देखिए दोस्तों, क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्ने चिनगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। पद्यांश में सिंहनाद शब्द से आशय पूछा गया है। सिंहनाद शब्द से आशय क्या है, आपको यह बताना है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सिंहनाद शब्द से आशय ललकार से है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? तो देखिए दोस्तों, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कलम आज उनकी जय बोल का आशय देश के लिए समर्पित लोगों के बारे में लिखने से है। भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, इसमें भिन्न कौन सा है? तो जला अस्थियां, इसमें क्या है, भिन्न है। शब्द समूह जला अस्थियां के अतिरिक्त अन्य सभी समूहों में प्रथम शब्द विशेषण तथा द्वितीय शब्द संज्ञा है। पूर्ण वेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं। इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, देश प्रेम, देश प्रेम आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छिटकाई जिन्ने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए दोस्तों, यह स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। जिन्ने, छिटकाई जिन्ने चिनगारी मतलब स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है? तो देखिए दोस्तों, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी से बताइए। सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से संबंधित है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है
वह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति में विश्वास रखती है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अधो शीर्षमुखी उपागम, बॉटम अप। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अधिगम में सर्वांगी दस्ता क्या है? सर्वांगी दस्ता क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह पाठ्य सामग्री सामाजिक विज्ञान भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती हैं। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती हैं। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यह पोर्टफोलियो कहलाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा? तो श्रवण और पठन को ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाएगा या जाना जाता है। तो श्रवण और पठन आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रवण और पठन को ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और बोलना तथा लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यांत्रिक प्रेरणा कहा जाएगा। ये यांत्रिक प्रेरणा, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बताइए। हिंदी दोस्तों शास्त्रीय भाषा नहीं है, यहाँ पर हिंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन यह सही नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि भारत में प्रत्येक छात्र को 3 भाषाएं सीखनी चाहिए, जिनमें से 2 मूल भारतीय भाषाएं, जिसमें एक क्षेत्रीय भाषा सहित होनी चाहिए और तीसरी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। विदेशी भाषाओं को अतिरिक्त विकल्प के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, घोषणात्मक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञान भाषा के बारे में जानने से संबंधित है। यह तथ्यों, अवधारणा और प्रस्तावों के बारे में जानकारी का ज्ञान है। इसे दोस्तों संज्ञानात्मक ज्ञान या फिर तथ्यात्मक ज्ञान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यह एक अच्छा कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, राइट आंसर होगा भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न पर कॉमन अंक सभी को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? तो देखिए दोस्तों, परियोजना कार्य यह समेकित
अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सचेतना जागृत करना। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में उच्च प्राथमिक स्तर के अंतर्गत पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।